अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे YouTube चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ओल्ड मैन एंड द सी बुक के छठे एपिसोड को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इस किस्म की मछली हो और मैं अपनी तक़वात पर पूरा ना उतरूं या मौत से हमकिनार हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा। अब जबकि मैं इतने खूबसूरत तरीके से उसे अपनी तरफ आने पर मजबूर कर रहा हूँ। खुदावंद मुझे कुव्वत बर्दाश्त अता करे। मैं सौ मर्तबा या मुकद्दस बाप या मरियम का विर्द करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये वजीफा नहीं पढ़ सकता। समझ लो कि तुम ये वजीफा अदा कर चुके हो, उसने सोचा। कहा, मैं बाद में इसे जरूर पढ़ लूंगा। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने दोनों हाथों से जो रस्सी थाम रखी थी, वो इसे जोर जोर से पीट रहा था और झटके दे रहा था। ये एहसास बहुत शदीद और सख्त था और उसके दिल पर बोझ बन रहा था। वो अपनी परछी नुमा दुम से आहनी तार की धुलाई कर रही थी। उसने सोचा, ये होना ही था, उसे ये करना ही था। उसका एक नतीजा ये हो सकता है कि वो छलांगे लगाना शुरू कर देगी, जबकि मेरी ख्वाहिश ये है कि वो दायरे में घूमती रहे। मछली के लिए जरूरी है कि वो छलांगे लगाए ताकि वो सांस ले सके, मगर कांटे ने उसके मुंह में जो जख्म बना दिया है, हर छलांग के बाद वो मजीद खुल सकता है और यूं वो कांटे से पीछा छुड़ा सकती है। मछली मत कूदो, उसने कहा, मत कूदो। मछली मजीद कई मर्तबा टकराई। हर मर्तबा बूढ़ा पसंदीदगी से अपना सर हिलाता और थोड़ी सी रस्सी ढीली छोड़ देता। उसके जिस हिस्से में दर्द हो रहा था, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि वो वहीं रहे, उसने सोचा। जहां तक मेरे दर्द का ताल्लुक है, ये इतना अहम नहीं। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, मगर उसका दर्द उसे पागल बना सकता है। कुछ देर के बाद मछली ने तार की पिटाई बंद कर दी और वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता दायरे में घूमने लगी और बूढ़ा बतदरीज रस्सी अपनी जानिब खींचे जा रहा था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो दोबारा बेहोश हुआ चाहता है। उसने बाएं हाथ से कुछ समुद्री पानी उठाया और अपने सर पर डाला। फिर उसने मजीद कुछ मिकदार से रस्सी ढीली छोड़ी और अपनी गर्दन मसलने लगा। मुझे कहीं भी ईठन नहीं, उसने कहा। वो दोबारा ऊपर उठेगी, लेकिन मैं अपनी जगह डटा रहूंगा। तुम्हें डटे रहना है। उसका नाम भी जुबान पर मत लाना। उसने अगवाड़े के साथ टेक लगाई और एक सानिये के लिए रस्सी दोबारा अपनी पुश्त पर खिसका दी। जब तक वो दायरे में चक्कर लगाती रहेगी, मैं आराम करता रहूंगा, और जब वो इधर आएगी, मैं उठ खड़ा होऊंगा और उससे निपटने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा, उसने फैसला किया। अगवाड़ा आराम करने और रस्सी को मजीद खींचे बगैर वो मछली को अपनी मर्जी से एक चक्कर लगाने की इजाजत देने का फैसले में बड़ी तरगीब थी। मगर जब दोबारा से बूढ़े को अंदाजा हुआ कि मछली मुड़ चुकी है और कश्ती की तरफ आ रही है, वो उठ खड़ा हुआ। उसने रस्सी को कुछ और तरीके से खींचना शुरू कर दिया और वो बल खाने और उसकी तरफ लपकने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि वो जितनी रस्सी खींच सकता था, उसे उसने ऊपर उठा लिया। मुझे जितनी थकावट आज हुई है, कभी नहीं हुई, उसने सोचा। अब बादे मुराद चलना शुरू हो गई है, लेकिन इसमें मेरा फायदा है। मछली आसानी से मेरी गिरफ्त में आ जाएगी। मुझे इस हवा की शदीद जरूरत है। जब वो अगली बार इधर जाने के लिए मोड़ काटेगी, मैं आराम करूंगा, उसने कहा। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब वो मजीद 2-3 चक्कर लगा लेगी, मैं उस पर काबू पा लूंगा। उसका तिनकों का हैट उसके सर की पिछली जानिब खासा नीचे ढलक चुका था, और जब उसे महसूस हुआ कि मछली मोड़ काट रही है, रस्सी को झटका लगा और वो बेइख्तियार नीचे बैठ गया। मछली, अब शुरू हो जाओ, उसने सोचा। मैं अगली बार तुम पर काबू पा लूंगा। समंदर की सतह खासी बुलंद हो चुकी थी, लेकिन ये खुशगवार मौसम की बादे नसीम थी, और उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए इसकी शदीद जरूरत थी। मैं जुनूब और मगरिब की जानिब अपनी कश्ती खींचूंगा, उसने कहा। आदमी समंदर में कभी गुम नहीं होता, ये महज एक तवील जजीरा है। जब मछली ने तीसरी बार मोड़ काटा तो वो पहली मर्तबा उसे नजर आई। इब्तदा में वो उसे एक तारीख साए मालूम हुआ, जिसने कश्ती के नीचे गुजरने में इतनी देर लगाई कि उसे उसकी जिसामत पर एतबार न आया।
नहीं, उसने कहा, ये इतनी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन वो इतनी ही बड़ी थी, और उसके चक्कर के इख्तिताम पर सिर्फ 30 गज दूर सतह पर नमूदार हो गई, और बूढ़े ने उसकी दुम पानी से बाहर देख ली। यह बहुत बड़ी दरांती के फल से कहीं ज्यादा ऊंची थी, और उसने गहरे नीले पानी को ऊपर उसके रंग हल्की अर्गवानी थे। ये पिछली जानिब झुक गया, और जब मछली सतह आग के जरिए नीचे तैर रही थी, बूढ़े को उसका अजीम ढेर और अर्गवानी धारें, जिसकी उसके जिस्म पर पट्टियां बनी हुई थी, नजर आने लगी। उसका अकबी पंख निचली जानिब झुका हुआ था, और उसके जहाजी सदरी पंख बहुत दूर तक फैले हुए थे। इस चक्कर के दौरान बूढ़े को उसकी आंखें और दो छोटी शार्क मछलियां जो उसके इर्द गिर्द तैर रही थीं दिखाई दी। ये शार्कें बाज़ औक़ात उसके साथ चिमट जाती हैं, बाज़ औक़ात परे भाग जाती हैं, और बाज़ औक़ात धीरे धीरे उसके साए में तैरने लगती। उनमें से हर एक 3 फुट लंबी थी, और जब वो तेज तेज तैरती उनमें ईल मछली जैसी फुर्ती आ जाती। बूढ़े को अब पसीना आने लगा था, लेकिन उसका सबब धूप के अलावा और कुछ न था। जब मछली धीमी और पुरसुकून अंदाज से मोड़ काटती, हर बार उसके हाथ में मजीद रस्सी आ जाती, और उसे यकीन हो गया कि जब मजीद 2 चक्कर पूरे कर लेगी, उसे अपना हारपून उसके जिस्म में खुपोने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मुझे उसे नजदीक तरीन ले आना चाहिए, उसने सोचा। मुझे उसके सर का नहीं बल्कि कल्ब का निशाना लगाने की कोशिश करना चाहिए। बड़े मियाँ, पुरसुकून रहो, अपनी कुव्वत बरकरार रखो। अगला चक्कर काटने के दौरान मछली की पुश्त बाहर निकल आई, लेकिन वो कश्ती से कदरे दूर थी। अगले चक्कर के दौरान भी फासले में कोई खासी कमी वाक़या ना हुई, ताहम वो पानी से बाहर निकल चुकी थी, और बूढ़े को यकीन हो गया कि जब कभी मजीद रस्सी उसके हाथ आ जाएगी, वो उसे अपने करीब ले आएगा। उसने हारपून पहले ही तैयार कर लिया था। उसकी पतली रस्सी का गोला एक मदमोड़ टोकरी में पड़ा हुआ था, और उसका सिरा अगवाड़े में खुंबे के साथ बंधा हुआ था। मछली अपना चक्कर पूरा करने के बाद वापस आ रही थी। वो पुरसुकून थी और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसका सिर्फ अजीम दुम हरकत कर रही थी। बूढ़ा उसे अपने करीब खिसकने के लिए पूरी कुव्वत से रस्सी खींचने लगा। मछली मुड़ी और सिर्फ एक सानिये के लिए उसके जरा करीब आ गई। उसके बाद वो सीधी हो गई और एक और चक्कर पर रवाना हो गई। मैंने उसे जुम्बश दे ही दी है, बूढ़े ने कहा। तो फिर मैंने उसे जुम्बश दे ही दी। उसे महसूस हुआ कि वो दोबारा होशो हवास खोता जा रहा है। वो जिस हद तक मछली पर दबाव कायम रख सकता था, उसे रखने में कामयाब रहा। मैंने उसे जुम्बश दे ही दी, उसने सोचा। मुमकिन है कि इस मर्तबा मैं उस पर काबू पा लूं। हाथ खींचो, टांगो, सीधी खड़ी रहो। दिमाग, मेरी खातिर कायम रहो। तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरी खातिर कायम रहो। इस बार मैं उसे लाजिम खींच लूंगा। मगर जब उसने पूरा जोर लगाया और अपनी सारी कुव्वत से उसे खींचने में सर्फ कर दी, मछली जरा सा उसकी तरफ खिंच गई, लेकिन वो फिर सीधी हो गई और तेज तेज परे चली गई। मछली, बूढ़े ने कहा, तुम कब तक बचती रहोगी? तुमने तो बरे हाल मरना ही है। क्या तुम मुझे भी मारना चाहती हो? इस तरीके से कुछ हासिल नहीं होता, उसने सोचा। उसका गला इतना खुश्क हो चुका था कि उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल पाता, लेकिन अब उसका हाथ पानी तक नहीं पहुंच सकता था। इस मर्तबा मुझे उसे लाजम अपने करीब लाना होगा, उसने सोचा। अब मुझसे मजीद चक्कर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। हाँ, तुम में है, उसने अपने आप को बताया। तुम अब तक डटे रह सकते हो। अगले चक्कर के दौरान वो तकरीबन उसके काबू में आ गई, मगर मछली दोबारा सीधी हो गई और तेज तेज परे चली गई। मछली, तुम मेरा भुरकस निकाल रही हो, बूढ़े ने सोचा। तुम्हें उसका हक हासिल है। बीबी, मैंने तुमसे ज्यादा जसीम या ज्यादा खूबसूरत या ज्यादा पुरसुकून या ज्यादा आलीशान कभी कोई चीज नहीं देखी। आओ और मुझे मार डालो। मुझे कतन परवाह नहीं कि कौन किसे हिलाक करता है। अब तुम्हारा दिमाग गंदा हो रहा है, उसने सोचा। तुम्हें अपना जहन साफ रखना चाहिए।
उसे उलझन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। अपना दिमाग साफ रखो, जान लो कि मर्दों की तरह या यूं कहो कि मछलियों की तरह मसाइब कैसे बर्दाश्त किए जाते हैं। दिमाग, अपने जाले उतार फेंको, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो खुद उसे बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अपने जाले उतार फेंको। दो मजीद चक्रों के दौरान में भी यही कुछ हुआ। मुझे मालूम नहीं, बूढ़े ने सोचा। हर मर्तबा उसे यही महसूस होता कि अब गया। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक मर्तबा फिर कोशिश करूंगा। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन मछली ने उसे झटका दे दिया। उसे यूं लगा कि वो गया के गया। मछली अपने आप को सीधा किए और आहिस्ता आहिस्ता तैरती दोबारा परे चली गई। उसकी अजीम दुम चरखी की तरह हवा में घूम रही थी। मैं दोबारा कोशिश करूंगा, बूढ़े ने अपने आप से वादा किया। हालांकि अब उसके हाथ गोदे की तरह मुलायम हो चुके थे और उसकी निगाहें सिर्फ कभी कभार ही काम कर रही थी। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर वही, डाक के 3 पात। उसका यही ख्याल था और अपना काम शुरू करने से पहले उसे महसूस होने लगा कि वो बस गया के गया। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। उसने अपना सारा जोर और बची कुची कुवत, जो कब की खत्म हो चुकी थी, मुतजमा किया और मछली की अजियत के मुखालफ पलड़े में डाल दिया। मछली उसकी जानिब आने लगी थी। वो सही सही तैरती उसकी जानिब आ रही थी। उसकी थूथनी कश्ती के तख्ते को तकरीबन छूने लगी और वो कश्ती के पहलू पहलू आगे बढ़ने लगी। वो लंबी, चौड़ी और गहरी थी। उसकी रंगत नकराई थी और उसके जिस्म पर अर्गवानी धारियां थी। यूं मालूम होता था कि वो यूं ही चलती जाएगी और उसकी जिसामत खत्म ना होगी। बूढ़े ने रस्सी नीचे गिरा दी और उस पर अपना पांव रख दिया। उसने अपना हारपून उठाया, उसे जितना ऊपर ले जा सकता था ले गया और अपनी पूरी कुव्वत से, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा ही, जो उसने अभी अभी कुव्वत जमा की थी, मछली के अजीम सदरी पंख के, जो फिजा में बूढ़े की छाती तक बुलंद हो चुका था, अकबी हिस्से में घोंप दिया। उसे महसूस हुआ कि फौलाद अंदर धंस गया है। वो उसके ऊपर झुक गया और उस पर अपना सारा वजन डाल के उसे मजीद आगे धकेलता चला गया। फिर मछली में, जिसकी मौत उसके सर पर थी, नई जान आ गई और वो पानी से खासा ऊंचा ऊपर उठ गई। वो अपने तमाम अजीम तूलो अर्ज और तमाम कोतो हुसन की नुमाइश कर रही थी। मालूम होता था कि वो बूढ़े के ऊपर, जो कश्ती पर खड़ा था, फिजा में मुअल्लक हो गई है। फिर वो यूं धमाके से समंदर में गिरी कि पानी की बौछार उठी और बूढ़ा और उसकी सारी कश्ती को तरबतर कर गई। बूढ़े को महसूस हुआ कि वो बेहोश हो रहा है, उसका जी मतला रहा है और वो ठीक तरह से देख नहीं सकता। ताहम उसने हारपून की रस्सी को अच्छी तरह पोंछ कर साफ कर दिया और उसे अपने हाथ में से, जो जगह जगह छिल चुका था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे फिसलने जाने दिया। और जब उसकी निगाह ठीक तरह काम करने के काबिल हुई, उसे मछली की पुश्त के बल लेटे अपना नकराई पेट ऊपर उठा नजर आया। हारपून का खंजर नुमा फल जाविया बनाते हुए मछली के कंधे से बाहर निकला हुआ था और उसके दिल से जो खून खारिज हो रहा था, वो समंदर के पानी को रंग बिगाड़ रहा था। नीलोगी पानी 1 मील गहरा था। शुरू में उसकी रंगत इतनी ही गाढ़ी थी जितनी कि पायाब पानी की हो सकती है। फिर यह खून फैलने लगा और बादल की तरह फैलता ही चला गया। उसकी रंगत मांद पड़ गई। नकराई मछली साकत हो चुकी थी और वो लहरों के साथ साथ बहती जा रही थी। बूढ़े की जो थोड़ी बहुत नजर काम कर रही थी, उसने उसे बगौर देखा। फिर उसने हारपून की रस्सी को गुबाड़े के खुंबे के इर्द गिर्द दोबारा बल दे दिया और अपना सर अपने हाथ पर टिका दिया। अपना दिमाग पुरगंदा ना होने दो, उसने अगवाड़े के चौबी तख्ते के साथ टेक लगाते हुए कहा। मैं थका मांद बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैंने मछली को, क्योंकि मेरी बहन है, हलाक कर दिया और अब मुझे गुलामों की मुशक्कत करना होगी। अब मुझे इसे कश्ती के साथ बांधने के लिए रस्सा तैयार करना और फंदा बनाना होगा, उसने सोचा। और अगर हम दो भी होते, लादने के लिए उसे पानी से अच्छी तरह गोता दे लेते और समंदर से बाहर निकाल लेते, मगर ये कश्ती उसका बोझ कभी सहार न सकी। मुझे पूरी तैयारी करना चाहिए, फिर मैं उसे करीब ले आऊंगा
कश्ती के साथ बांध दूंगा, मकसूल खड़ा कर दूंगा और घर की जानिब रवाना हो जाऊंगा। वो मछली को अपनी जानिब खींचने लगा ताकि वो उसे कश्ती के करीब ला सके। फिर उसे रस्सी के साथ इसके गुलफड़े में से गुजार कर मुंह के रास्ते बाहर निकाल दे और उसके सर कस कर अगवाड़े के साथ बांध दे। मैं उसे देखना, छूना और महसूस करना चाहता हूँ, उसने सोचा। वो मेरा मालो मता है, लेकिन मैं जो उसे महसूस करना चाहता हूँ उसकी वजह ये नहीं। मेरा ख्याल है कि मैंने उसके दिल की धड़कन महसूस की थी। यह तब की बात है जब मैंने हारपून का फल दूसरी मर्तबा धकेला था। उसने सोचा, अब उसे ले आओ, कसकर बांध दो। एक फंदा उसकी दुम और दूसरा उसके जिस्म के दरमियानी हिस्से में फंसा दो ताकि उसे कश्ती के साथ बांधा जा सके। बड़े मियाँ, अब काम शुरू करो। उसने एक घूंट पानी पिया। बिलमुकाबला तो खत्म हो चुका है, लेकिन जानलेवा मुशक्कत बाकी है। उसने आसमान पर नजर डाली और फिर अपनी मछली की जानिब देखा। उसने तवज्जो से सूरज का जायजा लिया। अभी दोपहर से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ। उसने सोचा, बादे मुराद उठ रही है, अब डोरों की कोई अहमियत नहीं रही। जब मैं घर पहुंचूंगा मैं और लड़का इन्हें आपस में गूंद लेंगे। मछली इधर आ जाओ, उसने कहा, लेकिन मछली ना आई। वो वहीं समंदर में पड़ी और पानी में लूटती फूटती रही। बूढ़ा अपनी कश्ती उसके करीब ले गया। जब वो मछली के बराबर पहुंचा और कश्ती का अगवाड़ा उसके सर को छूने लगा, उसे उसकी जिसामत पर एतबार न आया। ताहम उसने हारपून की रस्सी खुंबे से खोली और उसे उसके गुलफड़े में से गुजारा और उसे का मुंह के रास्ते से बाहर निकाला। उसकी शमशीतर नुमा चमड़े के गिर्द बल दिया और उसकी रस्सी के दूसरे गुलफड़े में डाल दिया। उसे बाहर निकाला, शमशीतर नुमा गुलफड़े के गिर्द दोबारा बल दिया, दोहरी रस्सी को गिरा लगाई और उसे अगवाड़े के खुंबे के साथ बांध दिया। फिर उसने बकाया रस्सी बांधी और दुम में फंदा डालने के लिए दुबाले में चला गया। मछली की असली अर्गवानी और रूपली रंगत रूपली हो चुकी थी। उसकी दुम की तरह उसकी धारों की रंगत पहले की तरह हल्की बनफशी नजर आ रही थी। धारियों का अर्ज आदमी के हाथ से है। अगर उसे उंगलियों समेत पूरी तरह खोल दिया जाए, ज्यादा था। और उसकी आंखें इस तरह अलग थलग दिखाई दे रही थी, जिस तरह पेरिस्कोप में आईने और चर्च में कोई सेंट अलग थलग दिखाई देता है। उसे अलग करने की यही तरीका है, बूढ़े ने कहा। वो बेहतर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो और पानी दोनों जानते थे कि अब कहीं नहीं जाएगा। अब उनके जहन में कोई उलझन नहीं थी। उसकी कदरों कामत से अंदाजा होता था कि उसका वजन 1500 पाउंड से ऊपर होगा। उसने सोचा, मुमकिन है कि उससे भी कहीं ज्यादा हो। अगर सफाई सुथराई के बाद उसका 2/3 गोश्त भी हाथ आ गया, फिर 30 सेंट फी पाउंड के हिसाब से कितनी रकम बनी। ये हिसाब करने के लिए मुझे पेंसिल दरकार है, उसने कहा, और मेरा दिमाग इतना साफ नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अजीम दी माजियो आज मुझ पर फख्र करेगा। मुझे एड़ी की हड्डी की नोक के बाहर निकले और खून से रसने की कभी शिकायत नहीं हुई, लेकिन मेरे हाथ और कमर में असली दर्द हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि हड्डी की नोक बाहर क्यों निकलती है और खून क्यों रसता है, उसने सोचा। मुमकिन है कि हमें कभी इस किस्म की तकलीफ हो जाती हो जो हमें उसका अंदाजा तक न होता हो। उसने मछली को अगवाड़े, दबाले और मल्लाह की तरह दरमियानी नशिश के साथ बांध दिया। ये इतनी बड़ी थी कि मालूम होता था कि उसने अपनी कश्ती के साथ उससे कहीं बड़ी कश्ती बांध दी है। उसने रस्सी का एक टुकड़ा काटा और मछली का निचला जबड़ा उसकी थूथनी के साथ बांध दिया ताकि उसका मुंह खुला ना रह सके और वो हत्तल मकान साफ सुथरी सूरत में सफर करे। फिर उसने मस्तूल खड़ा किया, मस्तूल के ऊपर बादबान के डंडे टिकाए और पैमन शुदा बादबान खोल दिया। कश्ती मुतहरक हो गई। बूढ़ा कश्ती में नीम दराज हो गया और जनूबी मशरिक की तरफ कश्ती खेने लगा। ये मालूम करने के लिए कि जनूबी मशरिक किधर है, उसे कुतुब नुमा की जरूरत नहीं थी। उसे जिन अशिया की जरूरत थी वो ये थी कि उसे बादबान चलती महसूस होती रहे और कश्ती का बादबान खुला रहे। मुनासिब यही है कि मैं रस्सी के साथ चप्पू बांध दूं
और उसे बाहर निकाल दूं और खाने पीने के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करूं ताकि मैं अपने जिस्म में अदम रतूबत का मुकाबला कर सकूं। लेकिन उसे चप्पू ना मिल सका और उसकी सार्डिन मछली से बू उठने लगी। उसने उसका मदवार किया और उसने गेव की मदद से गल्फ स्ट्रीम की मुट्ठी भर घास उठाई और उसे जोर से हिलाया। यूं छोटी छोटी श्रिम्प मछलियां जो उसके साथ चिमटी हुई थी कश्ती के तख्तों पर गिर पड़ी। वो तादाद में 1 दर्जन से ज्यादा थीं और वो रतीले साहिलों के पीसों की तरह अच्छल कूद रही थी और ठोकरें मार रही थी। बूढ़े ने अपने अंगूठे और अंगश शहादत से उसके सिरे कुचले और उन्हें उसकी पेवस्त और दुमों समेत चबा कर खा गया। वो बिल्कुल ही छोटी छोटी थी मगर वो जानता था कि वो मकवी हैं और उनका जायका अच्छा है। बूढ़े की बोतल में अभी 2 गिलास पानी मौजूद था और श्रिम्प मछलियां खाने के बाद उसने आधा गिलास पानी पी लिया। रुकावटों के बावजूद कश्ती अच्छी खासी रफ्तार से जा रही थी और वो उसे सुकून अपने बाजुओं के नीचे दबा रखे थे। मछली उसे नजर आ रही थी और ये तसल्ली करने के लिए कि ये वाकया हकीकतन पेश आ चुका है और ख्वाब नहीं, उसे महज अपने हाथों का जायजा लेने और दबाले के साथ अपनी कमर रगड़ने की जरूरत पड़ती थी। एक वो वक्त भी था जब सोच सोच कर उसकी जान हलकान हो रही थी कि खुदा मालूम अंजाम क्या हो, और उसके दिल में वसवसों से पैदा होने लगे कि ये शायद ख्वाब ही हो। फिर जब उसने मछली को पानी से बाहर निकलते और नीचे गिरने से पहले फिजा में साकत और मुअल्लक होते देखा, उसे यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। उसे अपनी आंखों पर एतबार न आया। तब उसकी निगाह ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी, ताहम अब उसे हमेशा की तरह ठीक ठाक नजर आ रहा था। अब उसे मालूम था कि मछली मौजूद है और उसकी कमर और हाथ ख्वाब की चीजें नहीं हैं। हाथ बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, उसने सोचा। मैंने उसका खून निकल जाने दिया। इस तरह वो साफ हो गई और नमकीन पानी ने उनके जख्म मंदमल कर दिए। असल गल्फ स्ट्रीम के स्याही माइल पानी में जो शफा है, दुनिया की किसी और चीज में नहीं। अब मेरे करने का जो काम है वो ये है कि मैं अपने जहन को पुरकंदा ना होने दूं। हाथ अपना काम सर अंजाम दे चुके हैं और हम ठीक ठाक अंदाज से चले जा रहे हैं। मछली का मुंह बंद है, उसकी दुम ऊपर नीचे सीधी है और हम यूं जा रहे हैं जैसे हम बहन भाई हों। फिर उसका दिमाग कदरे मुंतशर होने लगा और वो सोचने लगा, क्या मछली मुझे ले जा रही है या मैं मछली को? अगर मैंने उसे कश्ती के साथ बांध लिया होता और अपने घर की तरफ जा रहा होता, फिर कोई सवाल पैदा ना होता। अगर वो मेरी कश्ती में पड़ी होती, उसका गरूर और वकार खाक में मिल चुका होता, फिर भी कोई सवाल पैदा ना होता। लेकिन वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए पहलू पहलू में जा रहे थे। और बूढ़े ने सोचा, अगर उसकी खुशी इसी में है कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, बेशक ले जाए। मुझे इस पर सिर्फ इतनी बर्तरी हासिल है कि मैं दाव फरेब खेल सकता हूँ और उसका इरादा मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो ठीक ठाक अंदाज से सफर करते रहे। बूढ़े ने अपना हाथ अच्छी तरह नमकीन पानी में भिगो लिया और अपने दिमाग को उलझाव से साफ रखने की कोशिश करने लगा। आसमान पर खासी बुलंदी पर घटाएं उमड़ रही थी। बादलों ने खासी बड़ी तादाद में ऊन के गोलों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। चुनाचा बूढ़ा समझ गया कि हल्की फुल्की हवा रात भर चलती रहेगी। ये यकीन कर लेने के बाद कि जो कुछ हुआ फिल मौका हुआ, बूढ़े ने अपनी निगाहें मुसलसल मछली पर जमाए रखी। जब पहली शार्क मछली हमलावर हुई, ये उससे 1 घंटा कबल की बात है। शार्क की आमद कोई गैर मुतवक्का वाकया नहीं। वो गहरे पानियों से इस वक्त बरामद हुई जब खून का स्याही माल बादल एक मुकाम पर ठहर चुका था और 1 मील अकीम समंदर में इधर उधर फैल चुका था। वो किसी किस्म की मतलब खबर दिए बगैर इतनी बर्क रफ्तारी से आई कि नीलुको पानी की सतह फट गई और धूप उनके जिस्म पर पड़ गई। फिर वो छपाके से दोबारा जेरे आब चली गई। उसने बू सूंघ ली थी और वो उस रास्ते पर जिस पर कश्ती और मछली गामजन थे तैरने लगी। बाज औकात वो बू से दूर हट जाती, लेकिन वो उसे दोबारा सूंघने लगती या उसका महज मामूली सा सुराग लगा लेती और वो तेज तेज और पूरी कुव्वत से तैरने लगती। वो बहुत बड़ी माको शार्क थी।
उसके जिस्म की साख्त कुछ इस किस्म की थी कि वह समंदर में तेज तरीन मछलियों की रफ्तार से तैर सकती थी, और जबड़ों को छोड़कर उसके जिस्म का एक एक उज़्व खूबसूरती का शाहकार था। उसकी पुश्त कटार मछली की तरह नीली गो, पेट सिमी और जिल्द नरम और हसीन थी। उसके जिस्म की साख्त कटार मछली से मुशाबा थी। फर्क सिर्फ ये था कि उसके जबड़े बेहंगम और जहाजी थे, और अब जबकि वो फुर्ती से तैर रही थी और अब जबकि वो तेजी से तैर रही थी, उसने उन्हें मजबूती से भींच रखा था। तैरने के दौरान में उसकी पुश्त के आसपास के पंख इधर उधर घूमे बगैर पानी को काट रहे थे, जैसे वहां तलवार चल रही हो। उसके जबड़े के बंद दोहरे होंठों के अंदर उसके दांतों के आठों की तारें अंदर की जानिब झुकी हुई थी। ये अहराम की शक्ल के आम दांत नहीं थे जो अक्सर शार्क मछलियों में पाए जाते थे। उनकी साख्त आदमियों की उंगलियों जैसे थे। जब वो टेढ़ी मेढ़ी होकर पंजों की सूरत हाल इख्तियार कर लेती, वो तकरीबन इतने ही लंबे थे जितनी के बूढ़े की उंगलियां, और उनके दोनों तरफ तेज धार उस्तरे की तरह के किनारे थे। ये उन मछलियों से ताल्लुक रखती थी जो बनाई ही इस मकसद के तहत गई थी कि वो समंदर की तमाम मछलियों को अपनी खुराक बनाए, जबकि वो खुद इतनी तेज रफ्तार, ताकतवर और मसीह होती कि अपने माँ सवाए उनका और कोई दुश्मन नहीं होता। अब ये मछली, जिसे अपने शिकार की बू महसूस होने लगी, बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ी और उसके पहलू का पंख पानी को काटता जा रहा था। जब बूढ़े ने उसे आते देखा, वो समझ गया कि ये वो शार्क मछली है जिस पर किसी किस्म का खौफ कतन गालब नहीं आता, और ये ऐन वही कर गुजरेगी जो ये करना चाहेगी। वो अपना हारपून तेज करने और रस्सी को कसकर बांधने लगा। उसके साथ साथ वो शार्क को आते देखता रहा। रस्सी छोटी थी, लेकिन उसने मछली बांधने के लिए उसका कुछ हिस्सा काट लिया था। अब बूढ़े के दिमाग में और किसी किस्म का उलझाव नहीं था। वो सही तरीके से काम कर रहा था। उसका अज़म पुख्ता था, लेकिन उसे अपनी उम्मीदों के पूरे होने की कोई खास तवक्का नहीं थी। ये निरी खुशफहमी है और ज्यादा अरसे बरकरार नहीं रह सकी, उसने सोचा। जब उसने अजीम शार्क को करीब आते देखा, उसने उस पर एक निगाह दौड़ाई। बेहतर था कि ये ख्वाब ही होता। उसने सोचा, वो मुझ पर हमला करना चाहती है। मैं उसे रोक तो नहीं सकता, लेकिन मुमकिन है कि मैं उस पर काबू पा लूं। खुदा तुम्हारी अम्मा को जहन्नम में रसीद करे। शार्क फुर्ती से दबाले की तरफ बढ़ी, और जब उसने मछली पर झपटा मारा, बूढ़े को उसका मुंह खुलता नजर आया। उसकी आंखें अजीबो गरीब थीं, और जब वो दुम का जरा ऊपर गोश्त पर लपक रही थी, उसके दांत कटकटा रहे थे। शार्क का सर पानी से बाहर निकल चुका था और उसका धड़ ऊपर आ रहा था, और जब बूढ़े ने हारपून से अपनी सारी कुव्वत को बरूए कार लाकर शार्क के सर पर एक मुकाम पर जरब लगाई, जहां उसकी आंखों के दरमियान की लकीर उस लकीर को काट रही थी जो उसके नाक से सीधी पिछली जानिब जा रही थी, उस जसीम मछली की खाल और गोश्त के उधड़ने की आवाज सुनाई दी। वहां इस किस्म की कोई लकीर नहीं थी। वहां सिर्फ भारी भरकम कम शोख नगीलो सर था। बड़ी बड़ी आंखें थी और कटकटाते अंदर घुस जाने वाले और हर चीज को निकल जाने वाले जबड़े थे। लेकिन ये वो मुकाम था जहां उसका मगज था, और बूढ़े ने उसी का निशाना बनाया था। उसने अपने हाथ की, जो खून से लगे मुलायम हो चुके थे, पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए हारपून से जरब लगाई थी और उसे अंदर धकेल दिया था। उसने जब जरब लगाई थी, उसे उसके कारी होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने ये लगाई कुछ करने के अज़म से थी, और उसके अंग अंग में कीना और खुसूमत भरी हुई थी। शार्क ने पलटा खाया और बूढ़े ने देखा कि उसकी आंख बेनूर हो चुकी है। उसने एक बार फिर पलटा खाया और रस्सी के दो धुंधों को लपेट में ले लिया। बूढ़ा जानता था कि वो मर चुकी है, लेकिन वो इसे हकीकत तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। फिर वो अपनी दुम जोर जोर से लहराते और जबड़े कटकटाते पुश्त के बल पानी को इस तरह चीरने लगी जिस तरह तेज रफ्तार कश्ती चीरती है। जहां जहां उसकी दुम पानी से टकराती, वहां सफेद झाग उठने लगता। उसके धड़ का 3/4 हिस्सा पानी से साफ बाहर आ गया। फिर रस्सी तनी, कपकपाई और फिर
तड़ाक से टूट गई। शार्क कुछ देर पुरसुकून अंदाज से सतह पर लेटी रही और बूढ़ा उसे बगौर देखता रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डूब गई।